आप सबने हेडिंग डाला है कि भार के पदों में मोल संकल्पना या भार के पदों में मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। देखिए, जैसे हमने पढ़ा है कि संख्या के पदों में मोल, ठीक वैसे ही इसको समझना है। इसके पहले हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी समझ लें। मुख्य मेन जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब भार आया तो परमाणु का भी भार हो सकता है, अणु का भी भार हो सकता है, आयन का भी हो सकता है। तो थोड़ा जो बेसिक जो पॉइंट है अणु के संबंध में, परमाणु के संबंध में, या फिर कोई आयनिक सूत्र है, इसमें हम भार को कैसे समझेंगे। तो देखिए, भार के पदों में मोल संकल्पना है, इसको हम इन बिंदुओं पे समझ सकते हैं। पहला हेडिंग लगा लो ए, और यहाँ बी कर दें इसको, और इसको लिख लेते हैं सी। ए के अंतर्गत पढ़ेंगे कि मोल के संदर्भ में मोल चल रहा है, इसके संदर्भ में ये परमाणु है, परमाणु, इसका ग्राम परमाणु भार क्या होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे इसी मोल के संबंध में, क्योंकि मोल संकल्पना चल रही है, तो ये ग्राम आणविक भार क्या होगा। और अगर कोई आयनिक यौगिक मिल रहा है, ध्यान दो, आयनिक यौगिक मिल रहा है, तब ये मोल की संकल्पना क्या कहती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्राम परमाणु भार। अब इसके पहले भी हमने देखा है, कार्बन जो है इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो परमाणु भार 12 है। मैं आपसे पूछूं कि एक कार्बन में 12 ग्राम, उसमें कितने मोल, क्या कहें, एक मोल बराबर 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु, ऐसा होता है। तो ठीक यही बात, चलिए कार्बन को ले लेते हैं, ये कार्बन, ठीक है। तो ग्राम परमाणु भार मान लो मैं कार्बन का लिख लेता हूं, कितना ग्राम, 12 ग्राम। कितना ग्राम, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन, मतलब ये कार्बन का परमाणु भार है, तो ये 1 ग्राम परमाणु के बराबर हुआ। ठीक है, कैसे समझेंगे, ग्राम परमाणु भार समझो, ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु का भार लगभग 1 ग्राम परमाणु के बराबर हो रहा है, और 1 ग्राम परमाणु कितना है, 12 ग्राम। कितना है, 12 ग्राम। यहाँ जगह नहीं है ना, यहाँ लिख सकते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं 1 ग्राम परमाणु का भार बराबर 1 ग्राम परमाणु जितना आया, और परमाणु का 1 मोल बराबर, परमाणु का 1 मोल बराबर कितना आ जाएगा, 6.022 गुना 10⁻23। उलझना नहीं है, सीधी सीधी बात ये है कि कार्बन के 1 ग्राम परमाणु का भार, 1 ग्राम परमाणु का भार इतना मोल होता है, ये बताना चाह रहा हूँ। इसके पहले देखे हैं ना, हाइड्रोजन के लिए देखे थे, और जल के अणु के लिए बताया था मैं, परमाणु का भार क्या होगा, आणविक भार क्या होगा, आयनिक भार क्या होगा। ठीक है, आ गया समझ। अब देखिए दूसरी बात, मोल के संदर्भ में ग्राम आणविक भार को कैसे समझेंगे। कोई अणु ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, HCl, H2O, जो अणु हमारी मर्जी। यहाँ पास हम बात करते हैं CaCO3 का। चलिए इसका आणविक भार निकालिए, कितना आएगा, इसका ग्राम आणविक भार आएगा कितना, यहाँ एक काम करो, ग्राम परमाणु भार इतना, 1 ग्राम परमाणु इतना, ऐसे 1 ग्राम परमाणु भार, ग्राम आणविक भार इसका हो जाएगा, इसका 40, इसका 12, 16 का 3 से, तो ये हो जाएगा 100 ग्राम लगभग। करके देखना, आ गया समझ में कैसे निकाला। तो ग्राम आणविक भार जो होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम आणविक भार 100 ग्राम है, मान लो क्या होता है, ऐड करेंगे, इसका आणविक भार निकल जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका आणविक भार 100 ग्राम है, लेकिन अगर CaCO3 के 1 ग्राम अणु की बात की जाएगी, क्या कहें, 1 ग्राम अणु की बात की जाएगी, वो ग्राम आणविक भार के बराबर होगा, और वो ग्राम आणविक भार बराबर 1 मोल CaCO3, या सीधा सीधा कहूँ CaCO3 का वेट कितना होता है, ये अलग बात। ठीक है,
लेकिन मोलों की संख्या कितनी होती है ये हमको पता है। जितना भी चाहे अणु रहे, चाहे परमाणु रहे, आयन रहे, इलेक्ट्रॉन रहे, हमको जो भी पूछा जाता है और जो पूछा गया है उसको पीछे में लिखना है और मोल लगाना है 6.022 गुना 10⁻23। ये याद कर लो। ठीक है, यहाँ पास परमाणु लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ परमाणु लिख सकते हैं और यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, 1 मोल CO3 बराबर 6.022 गुना 10⁻23। चाहोगे तो यहाँ लिख लेना है CO3 का अणु। अब देखिए स्पेशल केस आयनिक यौगिक आएगा तब मोल की संकल्पना भार के अनुसार क्या हो जाएगी। आयनिक यौगिक क्या होता है? अरे भैया, आयनिक और आणविक अलग अलग चीज है। आयनिक है इसका मतलब हमको ये नहीं समझना है कि वो आणविक में लिख लेंगे, नहीं। ये बताओ, सोडियम क्लोराइड को समझ लो या कोई भी साल्ट उठा ले, आयन, जिसमें आयन हो तो क्या आयन और अणु दोनों बराबर होते हैं? नहीं। तो हमको अगर आयनिक यौगिक में निकालना है भार या समझना है मोल संकल्पना, तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी फार्मूला भार का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फार्मूला भार। ये सब मैं बताया हुआ हूँ पिछली क्लास में, फार्मूला मास। चलिए अब क्या होता है देख लो, यहाँ पदार्थ की मात्रा जिसका भार ग्राम फार्मूला भार के बराबर होता है। किसके लिए? आयनिक यौगिक के लिए। क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मान लो मैं क्या करता हूँ, ये CaCl2 ये आयनिक यौगिक है, Ca+2 और Cl का माइनस होगा ना। ग्राम फार्मूला भार क्या हो जाएगा जी? तो ये बना कैसे है, ये Ca+2 आयन प्लस 2Cl माइनस, यही तो हुआ ना इसका फार्मूला। तो देखिए कैल्शियम का 40, ठीक है, 2Cl माइनस, क्लोरीन का, कैल्शियम का। तो कुल मिला के हम क्या किए, टोटल जो हमको फार्मूला में कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या आयन है उसका, या देखो एक और रास्ता बता रहा हूँ, यहाँ पास क्या है, अनुपात देखो, अनुपात। कैल्शियम का कितना है, रेशियो 1, क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सीधा सीधा ऐसे भी समझ सकते हो, 1:2 है, तो 1:2 है तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम का यहाँ पास फार्मूला मास में क्या ले लेंगे, कैल्शियम के लिए 40 और क्लोरीन 2 है, इसलिए 35.5 से 2 बार गुना कर दो और दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 111 ग्राम। अब मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, 111 ग्राम फार्मूला भार किसके लिए, CaCl2 के लिए। तो इसका ग्राम फार्मूला भार जो हो जाएगा ये कितना होगा, 6.022 गुना 10⁻23। किसके लिए, कैल्शियम आयन के लिए, क्योंकि 2 कंस्टिट्यूएंट से मिलके बना है, इसके लिए। लेकिन हमारे पास क्लोरीन कितना है, 2 है, तो कैल्शियम 1 है, इसके लिए भैया 1 मोल के बराबर इतना आएगा। और यहाँ पास क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से गुना कर दो तो ये क्लोरीन आयन। तो कुल मिला के CaCl2 का अगर हम बात करें तो ग्राम फार्मूला भार कैल्शियम +2 के लिए है ना, या कैल्शियम आयन के लिए 6.022 गुना 10⁻23 और क्लोरीन माइनस के लिए 12.044 गुना 10⁻23 ग्रामों में प्रदर्शित भार, ये कहलाएगा आयनिक यौगिक के लिए फार्मूला भार। तो ये सब तो कुछ फाउंडेशन है, क्योंकि हमको इस पदावली में बात करनी है कि भार के पदों में मोल संकल्पना। ठीक है, इसको उतारो, पूरा उतार लो, बता रहा हूं फिर आगे। तो देखिए यहाँ तक लिखने के बाद जैसे मैं पहले बिंदु को समझाया था ठीक वैसे ही मोल इन टर्म्स ऑफ वेट चल रहा है ना। भार के पदों में मोल, देखिए
हम आपसे पूछते हैं, मान लिया जाए सिंपल सा सवाल, आपको बोलेंगे 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है भैया, बताओ। 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। वेरी गुड। मैं फिर से पूछ लूं कि 2 किलो में कितना आएगा, 2000 ग्राम। ये भी सही बात है। अब हम ये जब बड़ी इकाइयों की ओर चले, या कहें जब इसका वेट बढ़ता जाए, इसका भार बढ़ता जाए, अब मैं आपको पूछूंगा ये बताओ कि 2000 ग्राम में कितना किलो, 2 किलो। ठीक, तो हम ये निकालने के लिए फार्मूला भी तो बना सकते हैं। कैसे, कितना किलो हुआ हम मेरे को जानना है, कितना किलो हुआ मेरे को जानना है। तो मैं क्या करूँगा, मान लो जिसको मेरे को निकालना है उस भार को लिख लेता हूँ ग्राम में ऊपर, और ये मेरा बेस वैल्यू है। अरे भैया इसी से भाग दूंगा। अब मेरे को निकालना है कि 2000 ग्राम में कितना किलो होगा, तो 2000 बटे 1000 लिखूंगा तो 2 आएगा ना। ठीक, सरल से कठिन, इसलिए यह सामान्य भौतिक रसायन, जनरल टू स्पेशल। ध्यान से समझो, डब्ल्यू ग्राम ऊपर में जो भी दिया रहेगा, और हम क्या करेंगे 1000 ग्राम कितना, मतलब 1 किलो, तो पर 1 kg ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ आया? ठीक है, ये तो ऊपर रह जाएगा, ये हमारा बेस वैल्यू हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक वैसे ही भार के पदों में हमको मोल समझना है। किसके पदों में, भार या द्रव्यमान जो भी कहना है, इसके पद में मोल संकल्पना हम समझ रहे हैं। तो मैं पूछूंगा आपसे, ये बताओ, अभी हम देखें ना कुछ देर पहले कि ग्राम परमाणविक भार, ग्राम आणविक भार, या फिर आयनिक यौगिकों के लिए, तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल का आशय परमाणु भार, एक परमाणु भार या एक आणविक भार के बराबर होता है। यही तो अभी बताया मैं कुछ देर पहले। ठीक है, ठीक, देखिए इसको एटॉमिक मास ऐसा कह देते हैं, और इसको मैं कह दूंगा मॉलिक्यूलर मास। कौन सा मास, मॉलिक्यूलर मास। इसको शॉर्टकट हम लिखेंगे AM से, इसको लिखेंगे MM से, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए सूत्र बनाते हैं। अब हमको निकालना है, मान लिया जाए जैसे यहाँ हम टर्मिनोलॉजी देखें ना कि कितना किलो होगा, वैसे ही अगर हमको निकालनी है संख्या, तो कैसे निकालेंगे। n बराबर सीधा सीधा सूत्र जमा दें, जो भी भार दिया रहेगा वे बटे कर दें, या तो एटॉमिक मास कर दो, एक सूत्र ऐसा भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ठीक, लेकिन हम क्या बोले, यूनिट लिखना है, इकाई लिखनी है। तो वेट को किस में ले लें, ग्राम में ले लें, और मॉलिक्यूलर मास को क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर मास है या फिर एटॉमिक मास है, इसको ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। तो ये याद रखेंगे, इन टर्मिनोलॉजी को लेकर के हमको कुछ आंकिक सवाल हल करने होंगे, तभी समझ आएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे पहले करते आए हैं, देखिए n बराबर W बटे AM, या डायरेक्ट यहीं ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, W छोटा बड़ा कुछ भी लिखो, समझ आना चाहिए। ये इसका मतलब क्या है, अथवा एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब मेरे को W निकालना है मान लो, तो मैं यही सूत्र बना लेता हूँ डायरेक्ट। W बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे तिर्यक गुना कर लें, n गुना AM दिया रहेगा तो AM एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसके द्वारा हम वेट निकाल लेंगे। यहाँ तक सबको समझ आ गया क्या? देख लो,
बहुत सिंपल सी बात है, जैसे 1 किलो से 2 किलो चले, ठीक है, 2000 ग्राम में कितना किलो, तो एक फार्मूला बना लिया मैं। ठीक वैसे ही कॉन्सेप्ट, 1 मोल है, 1 मोल में इतना परमाणु भार है, ठीक है, वैसे ही आपको पूछ लेगा इतने मोल में इतने परमाणु भार है, तो हम क्या किए, सूत्र बना लिए, जितना भी वेट दिया रहेगा मोलों की संख्या निकालने बोलेगा, तो ऐसे अप्लाई करके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इसको रख लेंगे यहाँ मान। और यूनिट जरूर लिखना, इसलिए लिखवाता हूँ यूनिट, क्योंकि जब भी यूनिट लिख के हम आंकिक सवाल हल करेंगे तो यूनिट से यूनिट कटता है, इसके बाद अंत में बच जाता है वैसे भी जो आंसर आना है, तो ये सब याद रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए कुछ ये आंकिक सवाल हल करें, इसको लिख लो अच्छे से। आंकिक सवाल में जाने से पहले कुछ बातें और मैं आपसे करूं, ध्यान से समझना भाई। इधर आंकिक सवाल में जाने से पहले हम कुछ बातें कर रहे हैं आपसे, कुछ सवाल ध्यान से सुनो। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि 1 किलो नमक लाना, 1 किलो नमक लाना, तो 1 किलो नमक बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम, होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा। लेकिन मैं बोलूंगा 1 मोल NaCl लेके आना, NaCl है ना नमक, मतलब हम बोलते हैं 1 मोल NaCl का मान कितना होगा भैया, अभी हम पढ़े थे ना क्या, मोल बराबर 1 मोल बराबर एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, यही पढ़े। अब तो AM और MM समझ रहे हो ना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 1 किलो नमक बराबर 1000 ग्राम हो रहा है, लेकिन 1 मोल NaCl बराबर क्या होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl या नमक लिखना है तो नमक लिख लो, या NaCl, ये भी तो नमक है, इतना ही हुआ मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 58.5 ग्राम। अब बोलोगे सर कैसे आ गया, बोलो कैसे आया, सोचो। सोडियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा और क्लोरीन का कितना होगा, देखिए एक बता रहा हूँ, बाकी सब करेंगे। सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ोगे तो इतना आएगा ना, ये सब मैंने सिखाया है, वैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास या आणविक भार। दूसरी बात, चलिए अगर हम पूछते हैं कि 1 किलो शक्कर, इसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ 1000 ग्राम तो होगा क्या, 1000 ग्राम शक्कर का सूत्र क्या होगा, C12H22O11। लेकिन मैं कहूँ 1 मोल शक्कर, हालांकि ये बेसिक बात है, इसमें मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर सीधा सीधा लिख रहा हूँ 342 ग्राम। ये सब निकाल सकते हैं ना, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, सब ऐड करते जाना 342 आ जाएगा। चलो इसको भी निकाल देता हूँ, कार्बन का कितना हो जाएगा, चलो बताओ 12, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 22, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा जी, ऐड करो कितना आएगा, बताओ, आ रहा है 342, बिल्कुल आएगा। 144 धन 22 धन 126, 342 ग्राम, इतना आएगा। 342 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं इसको। खैर अभी सवाल हल नहीं कर रहे हैं, तो बताओ ये इस कॉलम में बनाना, ये इस कॉलम में बनाना, याद रखना। समझा रहा हूँ कि 342 क्यों आया, तो वैसे ही हम सभी के लिए निकाल सकते हैं क्या, ऐसे आणविक भार क्या होगा, परमाणुविक भार क्या होगा, ऐसे, ठीक। तो देखो कितना अंतर है, 1 किलो शक्कर 1000 ग्राम के बराबर, लेकिन 1 मोल शक्कर 342 ग्राम के बराबर। अब तो समझ आ रहा है मोल संकल्पना भार के पदों में। पिक्चर बाकी है, अभी ध्यान से देखो।
मैं आपको बोलता हूँ, मान लिया जाए फिर से कि 1 किलो ग्लूकोज, 1 किलो ग्लूकोज बराबर 1000 ग्राम हो जाएगा फिर से, ठीक। लेकिन 1 मोल ग्लूकोज ये कितने के बराबर होगा भैया? 180 ग्राम के बराबर होगा क्या? ठीक है, निकाल लेना ये कैसे निकलेगा, सबको पता है ना कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होगा, C6H12O6 निकाल लेना। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो वेट है और मॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूलर वेट है मोल है, इसमें जो संबंध आ रहा है मॉलिक्यूलर मास और मोल में संबंध, इसमें देखो कितना अंतर आता है। तो ये सब तो आपके ऑन टिप्स होना चाहिए, जिह्वा पे होनी चाहिए। आपको पूछ दिया कोई भी नमक का 1 मोल बराबर इतना ग्राम, ठीक है, 1 मोल शक्कर बराबर इतना ग्राम, भार के पदों में हो रहा है इसलिए यहाँ ग्राम लिखा जा रहा है, याद रखना, ठीक है। हेडिंग क्या है हमारा, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, इस फार्मूला से जाके ऐसे लिखिए। चलिए ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, जो कुछ लिस्ट मेरे को लगता है कि आपको याद होना चाहिए यहाँ बनवा देता हूँ, इसको आप लिख लें, उतार लें, काम आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो भी लिस्ट बना रहा हूँ उसको याद करने का प्रयास करना, उसके बाद हम अंकित को देख लेंगे। कुछ जो आणविक व आयनिक यौगिकों के यहाँ पास मैंने क्या किया है, मॉलिक्यूलर मास और जो एटम है उसके एटॉमिक मास को मैंने लिखा है। देखिए ये हमको याद होना चाहिए, निकालने भी अभी बताया ना मैं, कैसे निकालेंगे शक्कर का, कैसे निकालेंगे ग्लूकोज का, तो ये लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, हमको याद होना चाहिए। आंकिक में कई बार दे देता है और ये माना जाता है बच्चों को ये आता है, ये याद होना चाहिए, ठीक। देखिए यहाँ हेडिंग भी लगा सकते हो आप, है ना, महत्वपूर्ण क्या लिखें, मॉलिक्यूलर मास या फिर आणविक मास, या क्या कहें, आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान, जो लिखना चाहो। 1 मोल NaCl के लिए भी देखिए ना कितना होता है, 58.5 ग्राम, इंग्लिश हिंदी कुछ भी लिखो ग्राम। 1 मोल शक्कर बराबर 342 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। मैं तो वही कहता हूँ मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान या फिर आणविक भार, जो कहना चाहे। 1 मोल ग्लूकोज बराबर 180 ग्राम। 1 मोल H2SO4 कितने, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 98 ग्राम। 1 मोल यूरिया, देखो यूरिया का सूत्र यहाँ लिखा हूँ NH2CO NH2, इसकी वैल्यू होगी 60 ग्राम। 1 मोल CH3COOH 60 ग्राम। 1 मोल HNO3 63 ग्राम। 1 मोल KMNO4 158 ग्राम। लिखते जाओ। 1 मोल CaCO3 इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 100 ग्राम। अभी इसके पहले तो कुछ का तो हम अभी जैसे निकालना भी सीखे हैं ना। 1 मोल कैल्शियम की वैल्यू 40 ग्राम। 1 मोल CO2 44 ग्राम। आइडिया लग रहा है ना ये कैसे निकालना है, जितने भी परमाणु के भार हैं, ठीक है, इसको ऐड करते जाओ, जोड़ते जाओ, आ जाता है ये। तो परीक्षा में निकालते थोड़ी बैठेंगे हम जोड़ जोड़ के, कुछ तो याद होना चाहिए। अब H2SO4 आ गया, हाँ तो 98 ग्राम, दिमाग लगना चाहिए फट से। वैसे ही इसका भी निकाल सकते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सामने में सब में 1 मोल आएगा ना, ठीक है। 1 मोल, यहाँ भी 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 1 मोल, ये सब में 1 मोल Na2CO3, 1 मोल NaHCO3, 1 मोल MgCO3 आदि आदि। तो ये सब इसका आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास निकालेंगे और मेरे को बताएंगे, ठीक। चलिए अब उठाते हैं ये सवाल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखो, इसको पहले लिख लो। सवाल क्या दिया गया है, 0.49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोलों की संख्या क्या होगी। सिंपल सा सवाल। अच्छा, इसके पहले हम भी कौन सा फार्मूला देख रहे थे भैया, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट में,
क्या देखे हैं, सीधा सीधा मैं यहाँ हल करना शुरू करूँ। देखिए, तो हमको फार्मूला मिला था N इज इक्वल W अपान एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। तो ये हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, लिख ले। ठीक, यूनिट लिखना जरूरी है। कितना दिया है, 0.49, क्या दिया है, ग्राम। तो ग्राम को ग्राम लिखेंगे। अब इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है H2SO4 का, ये देखो काम आया ना, इसीलिए बोला ये याद होना चाहिए। ये देखो 22 ग्राम CO2 गैस दिया है, इसमें किसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे। ये बात समझ पा रहे हो, इसको मिटा रहा हूँ एक मिनट। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, अब वेट तो मिल गया 0.49 ग्राम जो कि दिया है, यहाँ दिया है। मोलों की संख्या, ये मॉलिक्यूलर मास अपने को पता है H2SO4 का भी कितना, देखे 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, यूनिट लिखना है, यही हल कर लें। देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ दशमलव को अगर नीचे उतार दें तो कितना हो जाएगा जी, 1 और 2। तो यहाँ पास 10⁻2 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, या 100 कर लो। अब ये 98 है तो 98 करो, ये ग्राम का ग्राम लिखें, यहाँ पास ग्राम पर मोल। कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो क्या हो जाएगा 49 एकम, ये दूनी हो जाएगा क्या, देख लो, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं, एक रास्ता तो ऐसा हो सकता है कि हम इसको लिख दें 1/2, सही है, गुना 10⁻2 मोल। क्यों, ये ग्राम और ग्राम भी तो कट जाएगा। फिर देखो, अब यहाँ जगह नहीं है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, 1/2 को मैं 0.5 भी तो लिख सकता हूँ, गुना 10⁻2 मोल। ये आंसर हो सकता है। और कुछ दिख रहा है, ठीक है। देखो अब मान लो इसको मैं 5 करता हूँ, 1 10 इधर खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻3, ऐसा हो सकता है। ये देखो आंसर कैसे आ सकता है, इसको ये बताओ। और कुछ लिख सकते हैं क्या, हमको पता है 10⁻3 बराबर इसको बोलते हैं मिली, क्या बोलते हैं, मिली। तो ये हो जाएगा हमारा 5 मिली। सबको समझ आया, कुछ नहीं किए हैं, जो हमारा बेसिक सूत्र है अभी देखें ना, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, इसका सूत्र यही तो निकाले थे। एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास, जो वैल्यू दिया है जहाँ दिया है उसकी जगह रख देंगे, वेट इतना दिया है, मॉलिक्यूलर मास इतना है, इकाई लिखते चलेंगे। ठीक है, सॉल्व करते गए, कट गया। ठीक है, हमने क्या किया, दशमलव को शिफ्ट किया, नीचे कर दिया, 49/100 लिख सकते हैं ना। इसी को तो मैंने 10⁻2 लिखा, इसको 100 भी बोले, 100 100 दे। ठीक है, देखिए 1/2 आ गया, 1/2 को भाग दोगे 0.5 आएगा ना, आधा मतलब। ठीक, अब मैंने क्या किया है, फिर से 10 खिसकाया उधर, या दशमलव हटाया, 10⁻3 मोल। 10⁻3 को मिली बोलते हैं, इसलिए हो गया n बराबर 5 मिलीमोल आंसर। ऐसे ही सवाल अभी आपको बनाने हैं। ठीक है, चलिए अब इसको पहले उतार लो, अच्छे से उतार लिए। देखिए दूसरा सवाल, यदि 22 ग्राम CO2 गैस दिया है तो गणना कीजिए CO2 के मोलों की संख्या, CO2 के अणुओं की संख्या, और कार्बन के परमाणु की संख्या, और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। चलिए निकालिए, कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। आ गया समझ? CO2 गैस अगर दिया है तो गणना कीजिए
हमको क्या क्या चीज़ दिया है और क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सोचें और बगल में लिखते चले। क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है जी। 22 ग्राम CO2 गैस दिया है ना। और मॉलिक्यूलर मास अभी तो मैंने बताया है आपको CO2 का कितना होगा। बन रहा है, देखो इधर कोशिश किया करें पहले बनाने का। एक तो बता दिया मैं हल, इसका हल ऐसे कर सकते हैं, जो जो दिया है बगल में लिख लेना। सीधा से फिर से ही फार्मूला लेंगे। पहला सोल्यूशन क्या करेंगे, N बराबर W बाई मॉलिक्यूलर मास। W दिया है 22 ग्राम, इकाई लिखना जरूरी है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, पीछे पत्ता पलटू, 44 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो ये बताओ कट जाएगा, ये ग्राम ग्राम भी कट जाएगा। फिर से भाई 1/2 मोल बराबर कितना आया, 0.5 मोल। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही तो होगा। आ गया हमारा पहला मोलों की संख्या या मोल आंसर। अब दूसरा, CO2 के अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ। अब बोलोगे सर ये अणुओं की संख्या तो नंबर क्वांटिटी मतलब पहला टर्म्स हो गया। हाँ, धीरे धीरे आएगा सवाल, मिक्स भी होते जाएगा, तो हमको पुराना भी नहीं भूलना, ये चेक करने के लिए सवाल दे दिया गया। अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे भैया, फार्मूला है हमारे पास, क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या को एवोगैड्रो नंबर से गुना कर देंगे क्या, बिल्कुल, तो निकल जाएगी CO2 के अणुओं की संख्या। CO2 के अणुओं की संख्या आ गया। इसको हम लोग क्यों बोले थे, क्या रे, क्वांटिटी। देखो तो ये हो जाएगा 0.5 तो मिल गया हमको, और एवोगैड्रो का नंबर कितना है, 6.022 गुना 10⁻23। ऐसा ही तो होगा, या इसको ये भी लिख सकते हैं, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। ठीक है, अब तीसरा सवाल है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या क्या होगी। थोड़ा सोचो समझो, कार्बन के परमाणुओं की संख्या क्या होगी। सूत्र इकाई तो इसमें अगर हम समझे CO2 है, कार्बन के कितने परमाणु हैं, एक परमाणु है। देखो अगला सवाल ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है ना, इसलिए हम इसका रेशियो ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कार्बन के परमाणुओं की संख्या, तीसरा देखो, कार्बन के परमाणु की संख्या। तो ये बताओ, जब कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या इतनी है, सिंगल के लिए हम निकाल रहे हैं, तो कार्बन के लिए भी तो निकालना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा, इतना ही तो आएगा क्या, क्यों, क्योंकि सिंगल है। या लिखना चाहो तो इसको फिर से लिख सकते हैं डू करके, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.5 Na। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ये कैसे निकालेंगे बताओ। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे भाई। अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया डायरेक्ट, अरे मेरे भाई ये कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या है, कार्बन के परमाणु की संख्या 1 है, तो इसको मैं 1 से गुना करूंगा, इसको तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, इसलिए तो मैं यहाँ ऐसे लिखा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, तो क्या हो जाएगा, कितने परमाणु हैं, 2 हैं। अब आएगा समझ, फिर हम लिख लें 0.5 गुना 6.22 गुना 10⁻23, कितना हो जाएगा रे, दिमाग लगाओ, कोई भी बता देगा। 0.5 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, आंसर निकाल लेना, लिख लेना। ठीक है, या चाहो तो क्या कर सकते हैं,
इसको अगर Na के फॉर्म में लिखें तो इसको Na लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 नहीं हो जाएगा जी, ऐसे Na। या कुल मिला के अगर हम कहें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी तो मैं बोलूँगा Na होगी। एक को लिखने से कोई मतलब है क्या? Na होगी आंसर। Na का मतलब क्या है? एवोगैड्रो संख्या। ये दोनों को गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स के द्वारा हम समझने का प्रयास किए हैं कि मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। एक सवाल और लिखेंगे आप लोग, लिखिए, एक सवाल लिखिए और इसको बना के देखते हैं। सवाल क्या लिखेंगे? लिखिए कि यूरिया के 0.5 मोल्स पानी में घोले गए हैं। यूरिया के 0.5 मोल पानी में घोले गए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ना, घोले गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो क्या करें, वेट ऑफ डिजॉल्व वाटर। ठीक है, क्या होगा, पानी में घोले गए तो घोले गए पानी का द्रव्यमान्य भार क्या होगा, या बोले जो यूरिया जिसमें डिजॉल्व है उस पानी का वेट कितना हो जाएगा, कैसे बनाएंगे। देखिए मैंने 2 फार्मूला चेक करा लिया है। ये फार्मूला हमको याद है ना, N बराबर W बटे मॉलिक्यूलर मास होगा जी, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब हमको W निकालने बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, W बराबर N गुना मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब N दिया गया है हमको कितने मोल, 0.5 मोल। अब हमको क्या करना है, फिर से वही बात आ गई ना, क्या कि यूरिया है, इसका मॉलिक्यूलर मास हमको पता होना चाहिए। बताओ कितना है, तो N की जगह रख देंगे 0.5, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास की जगह रख देंगे 60। कितना आंसर आएगा, गुना तो कोई भी कर लेगा। 30 ग्राम आ रहा है क्या, आंसर चेक करो, आ रहा है 30 ग्राम आ रहा है क्या आंसर। चलिए ये सबको उतारो, इसके बाद फिर हमको पढ़ना है आयतन के पदों में मोल संकल्पना। आयतन के पदों में मोल संकल्पना, इसको पहले उतार लो। चलिए सभी ने हेडिंग डाल लिया होगा, आयतन के पदों में मोल, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, है ना। ये मोल संकल्पना के अंतर्गत तीसरा बिंदु होगा जी, आयतन के पदों में मोल, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। देखिए इसके लिए कुछ कंडीशन है। ये आयतन शब्द आया ना, आयतन, अभी तक हमने क्या पढ़ा, गैसों के बारे में विशेष अध्ययन नहीं किया है, या किया है तो आयतन के संबंध में नहीं किया है, संख्या के संबंध में किया था, भार के संबंध में। अब देखते हैं आयतन के पदों में मोल क्या है, तो इसके लिए कुछ लिमिटेशंस है, या कहें कुछ नियम। एवोगैड्रो की परिकल्पना ये कहती है कि ताप एवं दाब की सामान्य दशा में सभी गैसों के आयतन में समान संख्या में अणु या परमाणु होते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, ताप एवं दाब की सामान्य दशा में, जिसको मैं बताता हूँ क्या बोलते हैं, एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या इसी को हम बोलते हैं एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ताप को क्या लेते हैं, 25 सेंटीग्रेड, या सिखाया है मैंने 273 केल्विन। नहीं, 25 सेंटीग्रेड में तो 298 केल्विन हो जाएगा।
कैसे? तो HTP NTP मतलब 273 केल्विन अगर ताप हो जाए, एक वायुमंडलीय दाब हो जाए, या कहें तो इसको ATM को हम बदल सकते हैं क्या, 760 mmHg, ये सब आप कर लेना। तो हम ये कहें कि सामान्य ताप और दाब की स्थितियों में क्या होता है, सभी गैसों के आयतन में समान संख्या में अणु या परमाणु होते हैं। अभी समझाऊंगा मैं कैसे। और उसके बाद ये कहा गया, देखो ये बोला गया ना, सभी गैसों के आयतन में समान संख्या में अणु और परमाणु कैसे होंगे। NTP पर प्रत्येक गैस, प्रत्येक याद रखो, प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। ये आपको पता है, याद किया, अभी समझेंगे। प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। ये एवोगैड्रो की परिकल्पना थी, जिसको ही हम कहेंगे 1 ग्राम आणविक आयतन या गैस का आणविक आयतन। अभी हम पढ़े ना ग्राम पर परमाणु भार, ग्राम आणविक भार। अब यहाँ क्या है, 1 ग्राम आणविक आयतन, गैस का आणविक आयतन, इसी को कहेंगे। ठीक है, 22.4 लीटर। एग्जाम्पल देखें, अभी देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके 44 ग्राम में NTP पर आयतन कितना होता है जी, 22.4 लीटर। ऐसा सवाल आता है जनरली। ठीक है, वेट देखिए इसका 44 ग्राम, लेकिन NTP पर आयतन कितना है, 22.4 लीटर। अब देखिए एक स्पेशल कंडीशन मैं यहाँ लिखवाता हूँ आपको, कि अभी जो हम फार्मूला आयतन के पदों में मोल के लिए फार्मूला दूंगा, ये जो फार्मूला है ये तभी लागू होगा कि अगर कोई गैस प्रावस्था हो, गैस या वाष्प प्रावस्था की पदार्थों पर ही एप्लीकेबल होता है या लागू होगा। ठीक है, एप्लीकेबल फॉर ठीक है, एप्लीकेबल टू ओनली गैस या वेपर फेस सब्सटेंस। ये क्या है, TANC। देखिए हाँ, कंडीशन क्या है, NTP या फिर STP। सामान्य ताप और दाब की स्थितियों पर ही ये नियम क्या हो जाएगा, लागू होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताते आया हूँ कि भार के पदों में जब देखें, संख्या के पदों में देखें, ठीक है, वैसे ही इसके लिए एक फार्मूला ले लेते हैं, उसके बाद कुछ अंकित समझ लेंगे। फिर जो तीनों मुख्य बिंदु के ऊपर मैं चर्चा करते आ रहा हूँ शुरू से, ये तीनों का एक संबंध देख लेंगे और अंकित सवाल हल करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट जबरदस्त हो जाएगा। देखिए फिर से मैं वही बात करता हूँ, मान लिया जाए आपको मैं पूछता हूँ कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो आप बोलेंगे 1000 मिलीलीटर। ठीक है, ये लीटर है ना, इसको शॉर्टकट ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर। अब मैं पूछूंगा कि 2 लीटर में कितने मिलीलीटर, तो आप बोलेंगे 2000 मिलीलीटर। अब हम आपसे पूछेंगे ये बताओ 2000 मिलीलीटर में कितने लीटर, तो फिर वही निकाल लेंगे, एन रख दें यहाँ, तो V मिलीलीटर बराबर बटे V मिलीलीटर मतलब जो दिया रहेगा आयतन, और हमारा जो बेस आयतन है ये इकाई के सहित, इसको तो नीचे में लिखते हैं ना हम लोग, लिख लेंगे इसको। चलिए, तो हमारा हो जाएगा 1000 मिलीलीटर पर लीटर। ठीक, ये तो हमारा सामान्य तरीका होता है निकालने का। अब मोल के संबंध में समझो इसी को। यदि 1 मोल ऑफ गैस या वेपर
किसी गैस या वाष्प का 1 मोल यदि हम लेते हैं, कब? एसटीपी लिखना जरूरी है ना, सामान्य तापप्रदाब, ध्यान रखना। तो यह कहा गया, इसका वैल्यू होता है 22,400 मिलीलीटर। कितना होता है? 22,400 मिलीलीटर। ये याद रखना, ठीक है। स्पेशल केस अभी कुछ देर पहले बताया ना, एवोगैड्रो की परिकल्पना। अब देखिए, अब हम इस फार्मूला को यहाँ लगाएंगे ऐसे ही। अगर हमको मोलों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो हम लिख सकते हैं गैस या वाष्प का आयतन, दिए गए गैस या वाष्प का आयतन कौन से कंडीशन में? सामान्य तापप्रदाब का, किस में? मिलीलीटर में। और ये हमारा जो स्टैंडर्ड है 22,400, इसको लिखते हैं ना बेस वैल्यू, 400 मिलीलीटर प्रति मोल। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे ही तो करते आते हैं हम। अब देखिए, इसको और सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा? n बराबर, ये आयतन है मतलब वॉल्यूम है, सीधा सीधा लिख देता हूँ वॉल्यूम। किसका? किसमें है? मिलीलीटर में, मिलीलीटर में है। किसका है? किसी गैस का है, गैस या वेपर का। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे ये फार्मूला जैसे का तैसे, देख लो, मिलीलीटर पर मोल, ठीक है। अब हम चाहें तो मिलीलीटर को लीटर में बदल सकते हैं, ये तो आपको आता है, हमने सिखाया है यूनिट कन्वर्जन। n बराबर क्या हो जाएगा जी? v, ये मिलीलीटर को मैं लीटर में बदल रहा हूँ तो ये लीटर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पास? 22.4, देखिए ना, 1 लीटर में इतना मिलीलीटर, तो 1 लीटर में कितना लीटर, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? लीटर पर मोल। मैं ऐसा सूत्र इसलिए निकालता हूँ ताकि हमारा आंकिक जो है वो इसी से बनेगा, याद रखो, ठीक है। अब फिर से यदि हम बात करें, आपको पूछ लेगा कि वॉल्यूम निकालना है तो कैसे करेंगे? इसका इससे गुना कर लें। तो यहाँ एक सूत्र और लिख सकते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा? n गुना 22.4 लीटर। ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो लीटर लीटर कैंसिल हो जाता है, मोल निकलेगा, ठीक है। ये ऐसे हम कर सकते हैं। तो इतने को आप अच्छे से समझिए, लिखिए, बनाइए। इस फार्मूला के अंतर्गत हमको 2-3 आंकिक देखना है। इसके पहले मैं आपको एक सुंदर सा क्या करता हूँ, रिलेशन करने वाला एक चार्ट बनवा देता हूँ, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। आयतन के पदों में मोल संकल्पना को हम समझ रहे हैं। मैं बोला एक चार्ट बनवाऊंगा, ये चार्ट बना लो। उसके पहले देख लो, एक बार कोई कॉन्सेप्ट में उलझन न रह जाए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक आंकिक आपसे करा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर ये चार्ट को देख लेंगे। दिया है प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए 11.2 मिलीलीटर मेथेन गैस सैंपल के रूप में दिया गया है। एसटीपी पर मेथेन गैस की मोलों की संख्या क्या होगी? सिंपल सा है, वही फार्मूला लगाएंगे। क्या रहेगा फार्मूला? देखो इधर, n बराबर v, लीटर में क्या रिलेशन निकाले थे? 22.4, ठीक है, लीटर पर मोल, ठीक है। या चाहो मिलीलीटर वाला लगा लो। हाँ, लेकिन ध्यान देंगे इधर दिया क्या है, यहाँ 11.2 मिलीलीटर, यहाँ फंसोगे। चलिए पहले वैल्यू लिखते हैं। इसलिए बोला मैं कि जो दिया है वो इकाई हमको लिखना है। मिलीलीटर है, यहाँ कट नहीं सकता, तो क्या रास्ता निकालेंगे? क्या रास्ता निकालेंगे? देखिए इधर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 11.2 मिली के बदले लिख सकते हैं 10 की घात ऋण 3, इसके बदले लिख सकते हैं ना, मिली बराबर
10 की घात ऋण 3। हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ पास हमारा काम आसान हो जाएगा। 22.4 लीटर पर मोल। कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। एक कम दूनी बचेगा क्या? 1/2 गुना 10 की घात ऋण 3 लीटर। हो जाएगा? ठीक है। अब इसको तो आपको पता है 0.5 लिखेंगे, 10 की घात 3 को मिली लीटर। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यदि आप बदलना चाहो तो बदल लेना, डिजिट खिसका के। ये सब मैंने आपको सिखा दिया है, ये सब कैसे करना है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या किए, आयतन के पदों में जो मोल की संकल्पना हमने समझी थी, है ना, इसको हमने निकाल लिया है। अच्छा रुको 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 रुको, एक गलती हो रहा है यहाँ। ये इसको लीटर लीटर कटेगा ना। हमको क्या पूछा है? मोलों की संख्या पूछा है। क्या पूछा है? मोलों की संख्या पूछा है, मोल। ठीक है, ऐसे हमको बनाना है। मिटा दिया जाए। ठीक, अब देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। यह इसको मिटा रहे हैं, जो हो गया है। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करो, पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका एक समराइज चार्ट है, मोल संकल्पना से संबंधित महत्वपूर्ण संबंध। देखिए बात शुरू हुई थी 1 मोल से। 1 मोल बराबर क्या होता है? 6.022 गुना 10 की घात 23। लेकिन मैंने आपको कहा है कि परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबको जोड़ा जा सकता है। किससे? मोल से। जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे भैया, तो बीच में आया, कहाँ से बात की? परमाणु से। अब देखिए लिखा क्या है, इसको समझ जाओ अच्छे से। 1 ग्राम परमाणु में, या कहें कि 1 ग्राम परमाणु में कितने? 6.022 गुना 10 की घात 23। ठीक है, इतने ही तो होंगे ना। मैं बोला था, लिखा था 1 ग्राम परमाणु भार बराबर आदि आदि। यही चीज है कि 1 ग्राम परमाणु में कितने परमाणु? 6.022 गुना 10 की घात 23। ये परमाणु के संबंध में। ठीक वैसे ही अणु के संबंध में, 1 ग्राम अणु में कितने अणु? इतने। 6.022 गुना 10 की घात 23 अणु। अब तो क्लियर हो गया परमाणु, अणु। ठीक वैसे ही आयनिक यौगिक में। आयनिक यौगिक में देखो क्या लगता है? फार्मूला भार। आयनिक यौगिक आणविक यौगिक में अंतर है, ऐसा मैंने ये CaCl2 के उदाहरण से या NaCl के उदाहरण से समझाया है। ठीक है, तो इसमें क्या लगता है जी? फार्मूला भार। ठीक है, तो प्रत्येक यूनिट की इकाई जो है, इसकी वैल्यू होगी 6.022 गुना 10 की घात 23 के बराबर। और ग्रामों में भार जो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? फार्मूला भार। अब यहाँ लिखा है ग्राम में भार बराबर होता है, ये क्या बराबर होता है? अरे लिखे थे ना, ग्राम में भार बराबर फार्मूला भार। इसका आशय यही है। जैसे यहाँ लिखा है 1 ग्राम परमाणु में 6.022 गुना 10 की घात 23 परमाणु लिखा है, और यहाँ पे लिखा है ग्राम में भार बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका बराबर इतना, बराबर इतना। ऐसा ही रिलेशन कराया हूँ मैं तब, जब भार के पदों में हम मोल संकल्पना पढ़ रहे थे तब। ओके, ठीक है। 1 मोल बराबर 1 ग्राम परमाणु में कितना? 6.022 गुना 10 की घात 23 परमाणु बराबर इतना परमाणु भार। ओके, ठीक है, ग्राम में भार। ठीक वैसे ही है अणु में। ये इधर ऐसे बना है, ऐसे समझने का प्रयास करें तो ऐसा ही तो कुछ बना है। आ रहा है कुछ सीन समझ? ठीक है, ये परमाणु का इधर, और ये अणु का 1 ग्राम अणु में इतना, इसका ग्राम में भार, आणविक भार। क्लियर? ठीक है, तो ये संख्या के बराबर पढ़ लिए। सूत्र अगर आयनिक यौगिक हुआ तब कैसे निकालेंगे, ये पढ़ लिए। अब देखिए गैसों के लिए अभी हम केस पढ़ रहे थे, तो इसमें गैस NTP पर कितना आयतन घेरती है भैया? एवोगैड्रो की सब परिकल्पना क्या कहती है?
22.4 लीटर, और इसको क्या बोलेंगे, आणविक आयतन भार। ठीक, तो इस प्रकार से मोल संकल्पना से संबंधित महत्वपूर्ण संबंध जो है ये हमको पता होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, आपको ये सब का एक इम्पॉर्टेंट रिलेशंस लिखवा रहा हूँ, जो जो पढ़े हैं इसको सूत्र के रूप में। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना, याद कर लेना, कहीं फंसोगे नहीं। लिखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो Q/Na ये लिख लेंगे। और अगर भार के पदों में हमने निकाला था W ग्राम बटे क्या, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। और अगर गैस के संबंध में रहे, कहाँ, STP पर 1 लीटर की अगर बात की जाए, तब कितना हो जाएगा जी, 22.4 लीटर प्रति। ठीक है, देखिए इधर, उधर मेरे को जाते नहीं बनता है, इसलिए जब वहाँ लिखता हूँ तो वहीं खड़े रहता हूँ। मुझको पता है जब ऐसे लिखोगे तो ऐसे पीछे पड़ता है। ठीक है, समझने का प्रयास करिए, बता देता हूँ पूरा क्लियर। मैंने बोला ये चार्ट हमको क्लियर रहना चाहिए, और ये क्लियर ना रहे तो कम से कम ये जो अभी मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, ये हम जितना पढ़े उसका एक टेबल है छोटा सा, यही तो पढ़े ना, संख्या के पदों में मोल के लिए कैसे निकालेंगे। Q क्वांटिटी जितनी रहेगी उसको एवोगैड्रो संख्या से भाग दे देते हैं, एवोगैड्रो संख्या से भाग दे देते हैं। लाइट ऑफ हो गई है, 1 मिनट रुकेंगे। देखो लाइट गोल हो गया था, है ना। चलिए देखते हैं मैं क्या बोल रहा था। हाँ, ये हमारे पास जो डिब्बे में बंद है सूत्र, यही तो पढ़े थे, N बराबर Q/Na। जब संख्या के पदों में मोल देखे थे तो W ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास दोनों में से एक जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। और गैस के लिए हाँ कंडीशन याद रखना, 8 STP अनिवार्य शर्त है, तब ये फार्मूला लगता है। अभी मैं वो कंडीशन भी बताऊंगा, जब STP ना दिया हो तब कैसे करेंगे सर, बताएंगे, पहले ये तो कर लो। ठीक है, इस फार्मूले से हमको आंकिक हल करने हैं। हम क्या करते हैं, ये 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं, तीनों का मिक्स सवाल, फिर हमको समझ आ जाएगा कि हमारी पकड़ कहाँ तक है, क्या क्या समझ आया है। ठीक है, ये पूरा जितना भी बोर्ड में लिखा है ये सबको पूरा उतारो। चलिए भैया, तो ये कुछ 2 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ये जो फार्मूला है इसको हमको ध्यान में रखना है। ये सवाल है, मैंने लिखा रखा है, CH4 व CO2 गैस के 0.5 मोल STP पर दिए गए हैं, तो STP पर गैस के आयतन क्या होंगे। सबसे पहले तो ये बताओ तीनों में कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला और ये वाला। तो मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ N बराबर, यहाँ लिखूँ, ये सीधा सीधा लिख लेते हैं V गैस, या सीधा V लिखता हूँ, इसमें है, चलिए लीटर है तो लीटर लिखते हैं। ये फार्मूला लगाएं, 22.4 लीटर पर मोल, यही तो है। अब क्या करना है, क्या क्या दिया है, CH4 दिया है ना, और क्या दिया है, CO2 दिया है। कितना मोल है, इसका भी 0.5 है, इसका भी 0.5। तो हमको निकालना क्या है, आयतन निकालना है गैसों के। तो गैसों के आयतन तो क्या हो जाएगा, V N गुना 22.4, ऐसे ही तो निकालते हैं ना, यही तो निकालेंगे। अब देखिए CH4 के लिए निकालूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए वॉल्यूम N कितना दिया है, 0.5 गुना 22.4 बराबर कितना आएगा। और वैसे ही भी निकाल लेंगे CO2 के लिए, निकलेगा 0.5 गुना 22.4, ये निकाल लेंगे। चलिए बताइए, दोनों को हम गुना करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 11.2 वॉल्यूम है
तो लीटर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बताओ कितना आसान है सवाल। तो फिर एक हिसाब से एवोगैड्रो की जो परिकल्पना थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था, यदि दो गैसें जिनके मोल क्या है, समान हो, हैविंग टू मोल्स सेम मोल, हैविंग टू सेम मोल्स, अगर मान लो दो गैसों के दो समान मोल अगर दिए गए हैं तो क्या होता है जी, कि उनके जो आयतन जो हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना। किसी गैसों के समान मोल में एसटीपी कंडीशन पे उसके आयतन समान होते हैं। यही तो एवोगैड्रो की परिकल्पना थी। ये देखो समान आया कि नहीं आया। चलिए ये तो हो गया एक सवाल। अब हम क्या करेंगे, ये सवाल देखते हैं। ये कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ। ये हो गया, इसको मिटा दिया जाए। CO2 गैस के 12.044 गुना 10⁻20 कण दिए गए हैं, तो ज्ञात करना है CO2 के मोल, CO2 गैस का कुल भार और एसटीपी पर गैस का आयतन। हाँ देखिए, यहाँ मोल की संख्या भी आ गई, कुल भार भी आ गया और गैस का आयतन भी आ गया। तो हम कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या करें, ज़्यादा अच्छा है। तो ये बताइए, सब पूरा फार्मूला का हमारे पास लिस्ट है। यहाँ हम बना रहे हैं पहला सॉल्यूशन। ये फार्मूला उठा ले, CO2 के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, CO2 के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ n, हमेशा ऐसे सूत्र को लिखते चलना है। फिर क्या करना है, कुछ नहीं, जो दिया है, इतने कण दिए हैं, क्वांटिटी दिया है ना, इतने कण की संख्या दी गई। क्वांटिटी कितनी लिख लेंगे, 12.044 गुना 10⁻20 बटे एवोगैड्रो का नंबर 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है, ऐसे तो दिया है ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पास ध्यान देंगे, हमको निकालने हैं मोल। तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा शायद, 6 कम 6 दूनी। यहाँ भी लिखना चाहें तो कैसे लिखें, इसमें भी 10⁻20 10⁻20 या कैंसिल कर सकते हैं, 10⁻3 बचेगा। तो मैं क्या कहता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से लिखता हूँ 2 गुना 10⁻3 ऊपर जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और n का मान पूछा है तो इतना मोल आ जाएगा आंसर। या लिखे n बराबर 2, इसके जगह मिली लिख सकते हैं, ये तो सवाल कराया हूँ मैं, मिली मोल। n का मान निकल गया। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरा, गैस का कुल भार। यहाँ CO2 गैस का कुल भार। अब देखिए यहाँ पास हम कौन सा फार्मूला ले सकते हैं, दिमाग लगाओ। पहला फार्मूला लेकर के एक कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इस फार्मूला को ले लेते हैं, n बराबर W और मॉलिक्यूलर मास निकालना है कुल भार, तो इसको फार्मूला बना लो, W बराबर n गुना मॉलिक्यूलर मास। कोई भी चीज़ रटना नहीं है, याद रखना, एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। हाँ, एक एक चीज़ देखते चलो, जितना हो रहा है उतने का एग्जाम्पल हल करते चले। ठीक है, कहीं कठिनाई नहीं आएगी। बार बार आप कोई बना के देखना है, नए नए सवाल बना के देखना है। आपकी पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, अब तो लगभग मोल कॉन्सेप्ट में जो 3 अलग अलग खंड मैंने बताया था ना, कुछ शेष रह गया है, बाकी सब आप सवाल हल कर सकते हैं। चलिए तो इसका कुल भार निकाल लेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, ये n का मान तो यहाँ से निकल गया है। हाँ, फिर से यहाँ मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, लिस्ट आपके पास है पूरा लंबा चौड़ा। तो ये हो जाएगा W बराबर, यहाँ लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CO2 का, बताइए, याद हो गया है, 44 ग्राम। इतना बताया था क्या, बिल्कुल ठीक है। चलिए
अब यहाँ पास मैं लिखता हूँ W बराबर n का मान है 2 गुना 10 की घात ऋण 3 या मिलीमोल लिख लो। तो पहले खोल लिया करें, ये ग्राम प्रति मोल। यहाँ भी इकाई लिख लेते हैं, ये मोल है यहाँ। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, सॉल्व करो, क्या आएगा, ये मोल से ये मोल कट जाएगा, फिर क्या है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये 10 की घात 3 तो रहेगा ही, 10 की घात ऋण 3 रहेगा ही, ये ग्राम लिख दें। या करना चाहें तो क्या होगा 88, इसकी जगह फिर से मिली लिख लें। ये निकल गया हमारा W। क्या निकल गया W। समझ आ रहा है सबको। पहले क्या करना है, मिली को ना ऐसे ओपन फॉर्म में लिख लिया करो, उसके बाद अंत में m लिख सकते हैं, या चाहे तो ऐसे भी लिख लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ आया। अब हमारा बचता है STP पर गैस का आयतन क्या होगा। अभी तो मैंने बताया है कुछ समय पहले निकाल के कैसे निकालना है, फिर भी चलो कौन सा फार्मूला लेंगे पहले बताओ। ये ले लेंगे लास्ट का, ठीक है। फिर से लिख लो n बराबर V बटे 22.4 लीटर पर मोल, ये लीटर। अब हमको निकालना है V, तो क्या हो जाएगा V बराबर n गुना 22.4 लीटर, ये हो जाएगा। ठीक तो बोल रहा हूँ ना, ठीक है। अब देखिए इधर ध्यान से, लीटर पर मोल है तो लीटर पर मोल लिखो, लीटर लिखना है तो लीटर, वैसे भी लीटर बचेगा ही, तो यहाँ मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लीटर लिखते हैं, कोई मतलब नहीं है, एक ही मतलब है। तो n का मान तो हमने निकाल लिया है, ठीक है। n का मान निकाला है, कितना आया है भैया 2 मिलीमोल आया है। चलिए देखिए, कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं क्या करता हूँ, n के जगह यहाँ 2 मिलीमोल लिखता हूँ। 2 मिलीमोल गुना 22.4 लीटर पर मोल, ठीक है। या आप बोलोगे सर कभी मिलीमोल लिख दो, या यहाँ लिख लो, क्या दिक्कत है, 2 गुना 10 की घात ऋण 3, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 10 की घात ऋण 3। ये 2 गुना 10 की घात ऋण 3, इससे कुछ नहीं होने वाला है। 22.4 लीटर मोल, ये तो ऐसे कटेगा ही, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये दोनों का गुना कर देंगे तो 44.8 मिली लीटर, ये जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, आ जाएगा। तो बताओ भाई, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। तो क्वेश्चन 3 के माध्यम से मैंने क्या किया है, क्रमांक कुछ भी दे सकते हो, मेरा काम तो ये था कॉन्सेप्ट चेक करना। तो सवाल दिए हैं और अभी तक हमने जितना पढ़ा उसका एक फार्मूला का एक चार्ट बना दिया। इसका यूज़ करते हुए हमने 2 न्यूमेरिकल्स देख लिए, ठीक है। ये 2 न्यूमेरिकल्स देखने के बाद आपको क्या करना है कि हमारे आपके जो पुस्तक है उसमें जितने भी NCERT के क्वेश्चन दिए गए हैं, NCERT के जो क्वेश्चंस हैं, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पास मुझको एक चीज़ और बतानी है, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कुछ समय के पहले कि मान लो ऐसा केस हो जाए कि हमको क्या कर दिया जाए, STP की कंडीशन ना दिया जाए और पूछ ले भैया किसी गैस का आयतन या मोलों की संख्या, तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम एक हेडिंग डाल सकते हैं, गैस के मोलों की गणना, गैस के मोलों की गणना एक्सेप्ट STP कंडीशन, या कहें कि सामान्य ताप और दाब की परिस्थितियों के अलावा अन्य स्थितियों में गैस के
मोलों की गणना। हेडिंग डालिए, पहले लिख लो पूरा।